जय हिंद। देखिए आज समझते हैं हम लोग क्या बल तथा गति के नियम के बारे में। ठीक है, तो बल जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, हम लोग फोर्स के बारे में आज समझते हैं। तो देखिए परिभाषा इसका क्या है। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव बल है। ठीक है, बल क्या है, एक प्रकार का धक्का या खिंचाव बल है। मतलब किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको जब ढकेलते हैं तो उसमें उसी को हम लोग बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए जिसमें किसी वस्तु अवस्था में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है, यही बल कहलाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको यहाँ पर इमेज दिखा ही रहे हैं, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, आज देखिए बल का एक पॉइंट है, उसको समझते हैं। बल एक एसआई मात्रक है। बल एक एसआई मात्रक बोला हूँ। देखिए बल का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। आप देखिए बल की परिभाषा न्यूटन के प्रथम नियम से मिलता है। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, आप देखिए समझते हैं बल के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ फोर्स। ठीक है, संतुलित बल जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, संतुलित बल का हम लोग समझते हैं, संतुलित बल के बारे में समझते हैं। संतुलित बल का जो परिभाषा होता है वो होता है शून्य परिमाणित बल को संतुलित बल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, शून्य परिमाणित बल को संतुलित बल कहते हैं। इस बल के कारण वस्तु के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब इस बल के कारण वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता। समझिए ये मार्कर है। ठीक है, इस मार्कर को दो लोग खींच रहे हैं। मतलब ये मार्कर एक इधर से खींच रहा है और एक इधर से खींच रहा है। मतलब दोनों तरफ से एकदम क्या जो बल लग रहा है वो बराबर लग रहा है, एकदम सेम। इसी बल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित बल। मतलब इस बल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संतुलित बल। ठीक है, बल दो प्रकार होते हैं। पहला जो बल होता है वो संतुलित बल होता है और दूसरा बल जो होता है वो असंतुलित बल होता है। असंतुलित बल को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देखिए असंतुलित बल, तो यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बलों का परिणामी बल शून्य बल नहीं है तो वे बल असंतुलित बल कहते हैं। ठीक है, असंतुलित बल द्वारा किसी स्थिर बल को गति प्रदान की जा सकती है। तो क्या बोला है, यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए बल को लगे हुए बल का परिणामी बल शून्य नहीं है। मतलब इस असंतुलित बल में क्या होता है, इसमें बल शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, बल अगर शून्य हो गया तो ये असंतुलित बल नहीं होगा, वह संतुलित बल हो जाएगा। अगर बल शून्य नहीं हुआ तो ये हो जाएगा असंतुलित बल। ठीक है, मतलब समझा दे, वो रस्सी खींचना वाला तो मतलब गेम देखे होंगे, तीन इधर से आदमी होते हैं और तीन इधर से। वो क्या करते हैं, दोनों एक इधर से तीन इधर से खींचते हैं और तीन इधर से। जिसके ओर ज्यादा मतलब बल लगता है और वो खींच लेता है, उसी को बोलते हैं हम लोग असंतुलित बल। अगर दोनों सेम बल मतलब उस पर लग रहा है ना तो उसको हम बोलेंगे संतुलित बल। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आप देखिए, तो देखिए आप समझते हैं क्या न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। ठीक है, अगर स्थिर ही रहेगी, यदि गति में है तो यह गति में रहना चाहती है। ठीक है, मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी। अगर वो चलती है ना तो वो चल पड़ती ही रहेगी। ठीक है, चलती ही रहेगी। समझ में आ गया आपको? उम्मीद करता हूँ कि न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे देखिए चलती हुई बस अचानक से ब्रेक लगाने से यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। मतलब जब बस रुका हुआ रहता है तब तक मतलब उसमें यात्री अच्छे रहते हैं, और जब ब्रेक मतलब बस जो होता है वो अचानक से ब्रेक लगाता है तो यात्री क्या होते हैं, आगे की ओर झुकने लगते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए दूसरा बात क्या कर रहा है, रुकी हुई गाड़ी अचानक से चल देना, यात्री का पीछे की ओर झुकना। मतलब कोई गाड़ी अगर रुकी हुई है, ठीक है, और जब वो अचानक से चल पड़ेगी तो क्या होगा, उसमें जो यात्री बैठे होते हैं वो पीछे की ओर झुकते हैं। और नहीं समझ में आ रहे तो देखिए जो ब्रेकर होता है, मतलब सड़क में ब्रेकर को नहीं पड़ता है, सड़क में जो ब्रेकर पड़ता है जब वहाँ पर बस या गाड़ी कुछ भी हो, जब ब्रेक लगाता है तो उसमें यात्री आगे की ओर झुकते हैं, और जब उस ब्रेक पार कर लेता है उससे आगे चलाता है, जब एक्सीलरेटर लेता है और गाड़ी को जब आगे लेके चल पड़ता है तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए आप समझते हैं जड़त्व के बारे में। ठीक है, तो देखिए जड़त्व यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, और यदि गति में है तो यह गति में रहना चाहता है। ठीक है, मतलब यह जब स्थिर में है तो स्थिर ही रहना चाहता है, और जब यह गति में है तो यह गति में ही रहना चाहता है। ठीक है, देखिए जड़त्व
जड़त्व दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है गति का जड़त्व और दूसरा आता है विराम का जड़त्व। गति के जड़त्व के बारे में समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, जब वस्तु में गति होती है तो उसे गति का जड़त्व कहते हैं। मतलब बोल रहा है जब वस्तु में गति होती है तो वह गति का जड़त्व कहलाती है। ठीक है, आप समझते हैं विराम जड़त्व के बारे में। तो विराम जड़त्व है जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है। ठीक है, जब वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो उसे विराम की जड़त्व कहलाती है। मतलब जो वस्तु स्थिर अवस्था में होती है तो वह विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व मतलब वह वहीं पे रुकी होती है। ठीक है, विराम का मतलब होता है वहां पर वहीं पर ही रुकना। ठीक है, अब देखिए समझते हैं अगला इसका कुछ पॉइंट है। देखिए पहला, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान तथा त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यह है कि न्यूटन ने अपने गति के नियमों को अपनी किताब में, देखिए तो अपनी किताब क्या बोला है, न्यूटन के अपने गति के नियमों को अपनी किताब में प्रिंसिपिया में लिखा था। ठीक है, मतलब ये जो नियम लिखे थे वो किस किताब में लिखे थे, तो उस किताब का नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया किताब में ही है अपना नियम लिखे थे। ठीक है, तो देखिए आप समझते हैं हम लोग क्या द्रव्यमान के बारे में, जिसे हम द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश में मास कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान तो किसी वस्तु में उपस्थित, ठीक है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, मतलब द्रव्यमान हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर पृथ्वी पर बात करें, अगर कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर मतलब 15 kg का है तो उसका मतलब अंतरिक्ष में 15 kg होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान कितना होना है, 15 kg होना चाहिए अंतरिक्ष में। ठीक है, उसका 15 kg भार होना चाहिए। अगर पृथ्वी पर मतलब धरती पर 15 kg है ना, तो पृथ्वी में उसका कोई भी क्या कहते हैं केजी, मतलब कोई भी उसका वजन चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान वही होगा उसका 15 kg। ठीक है, आप देखें क्या बोला है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसे ग्राम या किलोग्राम में मापा जाता है। द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है। ठीक है, क्या होता है, द्रव्यमान किसी वस्तु की जड़त्व का माप होता है। जड़त्व तथा द्रव्यमान में अंतर, तो देखिए जड़त्व और द्रव्यमान में हम लोग अंतर समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जड़त्व बोला है, पहला समझते हैं। देखिए जड़त्व में अंतर, तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्राकृतिक होता है। ठीक है, नहीं, जड़त्व किसी वस्तु का गुण या प्रवृत्ति होता है। और द्रव्यमान क्या बोला है, द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। इसमें बोला है पदार्थ की मात्रा उपस्थित होती है। ठीक है, उपस्थित पदार्थ की मात्रा होती है। और इसमें जड़त्व में जो बोला है उसमें बोला है क्या, गुण या प्रवृत्ति होती है। ठीक है, आप दूसरा बात करते हैं। देखिए तो जड़त्व किसी वस्तु के जड़त्व की उसके द्रव्य से मापा जाता है। मतलब किसी वस्तु में जड़त्व को, ठीक है, उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। मतलब किसी भी वस्तु को उसके ही जड़त्व से ही मापा जाता है। और यहाँ पर द्रव्यमान क्या है, तो द्रव्यमान स्वयं से ही मापा जाता है। द्रव्यमान जो है वो स्वयं से ही मापा जाता है। आज देखिए आप समझते हैं दूसरा न्यूटन के दूसरा नियम के बारे में। ठीक है, न्यूटन के दूसरा नियम, तो इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तित की दर समानुपाती होती है। ठीक है, फिर से हम बताते हैं आपको कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन को दर समानुपाती होते हैं। ठीक है, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए जो बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ma होता है। ठीक है, जैसे कि अभी न्यूटन का मतलब जो दूसरा नियम था, देखिए उसका जो यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े से अधिक चोट किया जाता है। ठीक है, मतलब बड़े कील को धंसाने के लिए हथौड़े से क्या करते हैं लोग, उसको अधिक चोट देते हैं लोग। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रहा है कि कराटे खिलाड़ी ईंट के तोड़ने के लिए अधिक चोट खाता है। मतलब कराटे जो होता, कराटा मतलब जो कराटे नहीं मारते हैं लोग, वही जो कराटे में होता है वो ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट खाता है या मारता है। ठीक है, अब देखिए संवेग के बारे में समझते हैं हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं मोमेंटम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में गुणनफल को उसका संवेग कहते हैं। क्या बोला है, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को
उसका वेग कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, इसे पी से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। सूत्र देखिए, संवेग का जो सूत्र होता है वो P बराबर एम भी होता है। संवेग को P से दर्शाया जाता है और वेग को V से दर्शाया जाता है, द्रव्यमान को एम से दर्शाता है, ठीक है। देखिए आप समझते हैं आवेग, ठीक है। तो किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल के कार्य करने के समय गुणनफल के उसी बल को वेग कहते हैं। मतलब इस पर जब तक बल कार्य करेगा, मतलब कोई भी वस्तु कार्य करेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवेग कहेंगे, ठीक है। कोई भी बल जब तक कार्य करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवेग। तो इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, ठीक है। आप समझते हैं न्यूटन के तीसरा नियम के बारे में, ठीक है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है, तो क्या देखिए इसमें बोल क्या रहा है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। देखिए न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातों का स्पष्ट होता है। मतलब इसमें जो न्यूटन का तीसरा नियम है इसमें दो बातों का स्पष्ट होता है। जो पहला बात है, बल हमेशा जोड़े में होगा। बल जो होता है वो हमेशा क्या होगा, जोड़े में रहेगा, ठीक है। और यह कभी भी अकेला, मतलब बल जो होता है वो हमेशा जोड़े में रहेगा और ये कभी भी अकेला नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग लगने वाला बल है, ठीक है। आप देखिए एग्जाम्पल समझते हैं, न्यूटन के तीसरा नियम का एग्जाम्पल यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बंदूक से गोली चलने पर बंदूक के पीछे हटने के कारण चोट लगना, जो देखिए क्या बोला, चोट लगना। तो देखिए इसमें हम आपको बता दें, जैसे कि जब आप बंदूक चलाते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो गोली निकलती है उसमें उसका जो चिंगारी जो होता है वो पीछे की तरफ क्या होता है, बंदूक को ढकेलता है, मतलब पीछे की ओर धक्का देता है। जैसे दूसरा नियम यह है कि नाव से कूदने पर नाव का पीछे ओर हटना। जब नाव पर से आप कूदते हैं, ठीक है, तो नाव क्या होता है, पीछे की ओर हटती है, ठीक है। देखिए नोट, न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्राकृतिक पता चलती है, ठीक है। क्या बोला है, नोट, तो न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्राकृतिक का पता चलता है। जब कोई वस्तु या पिंड कोई दूसरे सतह पर सरकती है या चलने की चेष्टा करती है तो इसके बीच उत्पन्न विरोधी बल को ही घर्षण बल कहते हैं। मतलब क्या बोला है यहाँ पे, दूसरे सतह पर चलती है, दूसरे सतह पर चलती है, बस उसी को ही क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर सड़क पर चलता है तो उसकी सड़क पर चलने की जो क्रिया होती है, जो नीचे मतलब उसका पैर जो जब अगर कोई व्यक्ति सड़क पर चलता है तो जो चलने की क्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरे सतह पर सरकती है। मतलब जब व्यक्ति सड़क पर चलता है तो उसके बीच सड़क और उसके पैर के बीच में जो बल लगता है, बस उसी को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं, ठीक है। और बचपन में आप लोग मतलब पत्थर से, मतलब एक पत्थर और दूसरे पत्थर को जब आपस में मतलब उसको मारते हैं, ठीक है, और उसमें से चिंगारी उत्पन्न होती है, उसको भी हम लोग घर्षण बल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। उसमें जो बल लगता है उसमें घर्षण बल लगता है, ठीक है। माचिस होता है, माचिस और उसका जो खुंगा होता है, हम लोग नहीं उसको बांटते हैं, उसमें से चिंगारी उत्पन्न होता है, उसको भी हम लोग घर्षण बल कह सकते हैं। अब देखिए घर्षण बल दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक। तो वैसे घर्षण जिसमें हमें लाभ होता है और दूसरा में होती है वैसी घर्षण जिसमें हमें हानि होती है, ठीक है। इसका घर्षण बल बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर को हम मतलब एक अलग सा वीडियो बना देंगे, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। उसी चैप्टर में हम आपको घर्षण बल